Hello everyone, this is कमर्स कॉर्नर एंड हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट बिजनेस लॉ का कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है कि जो जितनी भी इंडिया में सेल्स होती हैं वो अंडर एक्ट आती हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड यहाँ पे गुड्स जो हैं वो मूवेबल गुड्स ली गई हैं ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी को एक्सक्लूड करके। ये 1930 एक्ट के अंडर आता है एंड इसमें ओनली मूवेबल गुड्स होती हैं, नॉट इमूवेबल गुड्स। इमूवेबल गुड्स लाइक लैंड और बिल्डिंग इसमें नहीं आते हैं। फर्दर हम नेक्स्ट जो इसका मेन पॉइंट है वो पढ़ेंगे, तब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूँगी। अब नेक्स्ट करते हैं कंट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4। कंट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4 की डेफिनेशन है कि जो कंट्रैक्ट ऑफ सेल है वो ऐसा कंट्रैक्ट है जो सेलर एग्री करता है और ट्रांसफ़र करता है कुछ प्रॉपर्टी प्राइस के पीछे किसे बायर को, जिसमें सेलर ट्रांसफ़र करता है कुछ प्रॉपर्टी और एग्री करता है टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी बायर को फॉर अ प्राइस। कंट्रैक्ट ऑफ सेल में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल, ओनली सेल। सेल तो नॉर्मल होती है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है फॉर प्राइस फ्रॉम सेलर टू बायर एंड इसमें इमीडिएटली ट्रांसफ़र होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है कि एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में जब ये गुड्स ट्रांसफ़र होगी तो ये फ्यूचर में होंगी, तब ये सेल बनेगी। सो दिस इज़ एग्रीमेंट टू सेल एंड ये कंडीशनल क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक कंडीशन जुड़ी होती है कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट प्रिपेयर हो गया, बन गया अच्छे से, तो ये फ्यूचर में मिलेगा। अगर ये बन गया तो मिलेगा ना, तो इसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल एंड कंडीशनल। नेक्स्ट है कि एग्रीमेंट टू सेल है वो सेल कैसे बनती है। अब नॉर्मली है कि जो एग्रीमेंट टू सेल है वो फ्यूचर से डील करता है, उसके पीछे एक कंडीशन लगी होती है कि ये कंडीशन अगर फुलफ़िल होगी तो ये सेल बनेगी। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। P agrees to sell Q all mangoes which will be produced in garden next year। इसका मतलब है कि जो P है वो एग्री कर रहा है कि मैं Q को दे दूँगा सारे मैंगोज़ जब ये प्रोड्यूस होंगे इस गार्डन में नेक्स्ट ईयर फ्यूचर की बात की गई है, इसलिए ही हम इसे एग्रीमेंट मानते हैं। एंड दिस इज़ अ एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। दिस इज़ नॉट सेल, अभी तक ये सेल नहीं है, बट जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे गुड्स किसे बायर को तो ये क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी और ये ऑनरशिप भी ट्रूली ट्रांसफ़र हो जाएगी किसे, बायर को। सो नॉर्मली इसका क्या कंक्लूड किया हमने कि जब ट्रांसफ़र होती है ऑनरशिप टू बायर फ्रॉम सेलर फॉर अ प्राइस एंड एट अ फ्यूचर डेट, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सेल बन जाएगी लास्ट में, बट उसके पहले ये एग्रीमेंट ही रहेगा जब तक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती। नेक्स्ट है अब एसेंशियल्स आ गए। एसेंशियल्स ऑफ अ कंट्रैक्ट ऑफ सेल, इसके 5 एसेंशियल्स होते हैं। वैलिड कंट्रैक्ट होता है, 2 पार्टीज ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी गुड्स एंड प्राइस। सो ये आ गया वैलिड कंट्रैक्ट। अब वैलिड कंट्रैक्ट हमने पिछली बुक में पढ़ा था सैम फर्स्ट में कि जो वैलिड कंट्रैक्ट की एसेंशियल्स होती हैं, लाइक 4th लाइन में देखो कि वैलिड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज मस्ट बी कंपेटेंट, यहाँ पे पार्टीज आएगा। तो ये सारी जो हैं ये एसेंशियल्स होती हैं एक वैलिड कंट्रैक्ट की। और वैलिड कंट्रैक्ट ऑफ सेल तभी माना जाएगा जब ये सारी एसेंशियल्स फुलफ़िल होंगी अंडर इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट 1872। सो नॉर्मल सी बात है कि जो सेल ऑफ कंट्रैक्ट है उसकी एसेंशियल्स फुलफ़िल तब होंगी जब इसमें इंक्लूड होंगी वैलिड कंट्रैक्ट की एसेंशियल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, कंसीडरेशन तो पता ही होगा, किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ देना, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल है कि विजय अब एग्री कर रहा है कि मैं विनोद को कुछ
रुपयों के लिए सेल कर दूंगा हाउस। कितने रुपए हैं यहाँ पे, 1 लाख है। सो यहाँ पे विजय तो पैसे लेगा ना, तो उसके लिए कंसिडरेशन क्या होगी, 1 लाख। उसके बाद विनोद के लिए वो सेल किसे कर रहा है, विनोद को कर रहा है ना, विजय जो है, तो यहाँ पे विनोद के लिए कंसिडरेशन होगी एक हाउस। नेक्स्ट है 2 पार्टीज़। अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी कंट्रैक्ट होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है, उसमें 2 पार्टीज़ तो होना असेंशियल होता है, ठीक है। एक बंदा खुद से ही एग्रीमेंट नहीं कर सकता, खुद को ही वो चीज़ें सेल नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऐसा है कि फॉर अ मैन कैन नॉट परचेज इट्स ओन गुड्स, वही सेम बात आ गई। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं इन केस ऑफ पार्टनर्स। फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं वो भी एक एक्सेप्शन बन जाती है कि वो 2 पार्टीज़ का फंक्शन जो है प्ले नहीं करते हैं। एंड इन केस ऑफ पार्ट ऑनर, पार्ट ऑनर का मतलब है कि आपने कोई बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसके पार्ट ओनर ए है, दूसरा पार्ट ओनर बी है। एंड वो क्या करता है, ए जो है वो बी से ही वो बिल्डिंग पूरी प्रॉपरली होली खरीद लेता है, एंड देन वो पार्ट ओनर से खुद ऑनर बन गया प्रॉपरली। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 पार्टीज़ तो है नहीं थी, वो भी तो ऑनर ही था, पार्ट ओनर था, लेकिन अब वो प्रॉपरली ऑनर बन गया बस। इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यहाँ पे सी आएगा जी की जगह। तो जब लोन लेते हैं हम, तो बैंक जो है कुछ सिक्योरिटी अपने पास रखता है कि आप अगर वो नहीं लोन पे करते तो हम अपनी अमाउंट इससे रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बाद में पैसे आ जाते हैं कि आप उस सिक्योरिटीज़ को ले लें, तो आप वो खुद ले सकते हैं, इसमें ये बात की गई है। एंड इन केस ऑफ ऑक्शन, ऑक्शन के केस में क्या होता है, लाइक मैंने अपने घर की बोली लगाई है एंड मैं ही खुद खरीद रही हूँ अपने घर को, तो वहाँ पे सेलर भी मैं हूँ, बायर भी मैं हूँ, तो इसमें ये एक्सेप्शन बन जाती है कि सेलर और बायर सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। अब एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप क्या होती है जी, एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप क्या होता है, जिसमें जस्ट आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, इसमें पोजेशन ट्रांसफ़र नहीं होता। पोजेशन होता है उस गुड्स की फ़िज़िकल अपीयरेंस, फ़िज़िकली किसी दूसरे बंदे को देना वो गुड्स उठा के, तो ये फ़िज़िकली पोजेशन होता है। ये हो ना हो बट ऑनरशिप होनी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये अब तुम्हारे हो गए, इसकी डिलीवरी आपको फर्दर डेट्स में कर दी जाएगी, वो पोजेशन होता है। एंड ऑनरशिप होता है कि हाँ ये गुड्स आपके नाम पे हमने कर दिए हैं, अब ये आपके हुए, तो ये ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। टू कंस्टिट्यूट अ वैलिड कंट्रैक्ट ऑफ सेल देयर शुड बी इमीडिएट ट्रांसफ़र और एन ऑन एग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र द जर्नल प्रॉपर्टी इन गुड्स sold or agreed to be sold. It is essential to transfer journal property in goods from property, यहाँ पे ownership ली गई है, and from seller to buyer, seller से buyer को देना वो ownership उस goods की without physical possession of goods. So यहाँ पे physical possession को इतना नहीं दिया गया ध्यान, but ownership पे ध्यान दिया गया है कि हाँ आपकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पोजेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। गुड्स, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग गुड्स क्या होते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। यहाँ पे इमूवेबल की जगह मूवेबल आएगा, क्योंकि हम मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, इमूवेबल नहीं लेते हैं, ऑक्शनेबल क्लेम्स भी नहीं लेते हैं एंड मनी भी नहीं लेते हैं। एंड इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass, trees and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served it before sale or under contract of sale। इसका मतलब ये है कि stocks and shares तो होंगे ही होंगे, growing crops होंगी, grass होगी, trees होंगे, and जो things attach हैं land से,
जैसे ही ट्रीज़ हो गए उसको हम कट करके अलग करके उसका फर्नीचर वगैरह बना सकते हैं, तो वो मूवेबल बन गई ना, तो उससे भी हम इसे गुड्स मान सकते हैं, बट मूवेबल होनी चाहिए, बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो ये दीज आर द गुड्स अंडर कंट्रैक्ट ऑफ सेल, सब सेक्शन 7, ठीक है। एंड देन फॉर एग्जांपल ट्रीज़ की एग्जांपल ही ली गई है इसमें कि जब हम ट्रीज़ को काट देते हैं उस लैंड से, लैंड तो इमूवेबल है बट हम ट्रीज़ को मूवेबल बनाने के लिए उस लैंड से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। मनी, ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। मनी, ऑक्शनेबल क्लेम्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी जो नहीं आती है। अब मनी क्यों नहीं आती है? क्योंकि मनी इटसेल्फ कैन नॉट बी सब्जेक्ट ऑफ सेल बिकॉज द प्राइस ऑफ गुड्स हैज़ टू बी एक्सप्रेस एज मनी। अब मनी को हम सेल तो नहीं कर सकते, मनी की हेल्प से ही हम सेल करते हैं। मनी को प्राइस ऑफ गुड्स की तरह हम एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं, हम उसे तो नहीं सेल कर सकते, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। ऑक्शनेबल क्लेम्स क्या है? इसमें हम प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो ऑक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। एंड दीज आर एनफोर्स्ड बाय लीगल एक्शन और सूट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि मेयर डिलीवरी से और एंडोर्समेंट से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बट दीज कैन नॉट बी सोल्ड। सो मेनली हम सेल ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये सेल हो ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं आएंगे। कौन से? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑक्शनेबल क्लेम्स के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आ गया द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगी। एंड इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। द सेल ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी इज़ गवर्न बाय सेपरेट एक्ट दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो ये कवर नहीं होता है। कौन सा एक्ट? द कंट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये कवर किस में होता है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जांपल भी लिख सकते हो जैसे पहले वाली की ट्रीज़ वाली। नेक्स्ट इज़ प्राइस का पॉइंट हम एग्जांपल से समझेंगे कि एग्जांपल में क्या लिखा है। अ रेफ्रिजरेटर कंपनी सप्लाइज अ न्यू रेफ्रिजरेटर ऑफ ₹9,000 in exchange of old refrigerator and ₹6,000 in cash. It is sale under Sale of Goods Act. इसका मतलब ये है कि एक रेफ्रिजरेटर कंपनी ने सप्लाई किया है न्यू रेफ्रिजरेटर विद कैश एंड ऑल्सो विद एक ओल्ड रेफ्रिजरेटर के बदले भी। इसमें कैश भी यूज़ हुई, ओल्ड रेफ्रिजरेटर भी यूज़ हुआ। जैसे बाटर सिस्टम में नहीं करते थे कि हम ओल्ड रेफ्रिजरेटर दे के या ओल्ड चीज़ें दे के हम न्यू ले सकते हैं, तो वो बाटर सिस्टम भी आएगा यहाँ पे कैश भी यूज़ होगी। तो ये सेल अंडर दिस इज़ ऑल्सो सेल अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। प्राइस में ये है कि हम प्राइस भी दे सकते हैं उस चीज़ को। एंड ओल्ड रेफ्रिजरेटर दिया यहाँ पे हमने, ओल्ड चीज़ भी दे सकते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेयर देयर इज़ नो मनी कंसिडरेशन विच ट्रांजैक्शन इज़ नॉट कंट्रैक्ट ऑफ सेल एज फॉर इंस्टेंस गुड्स गिवन इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि हम गुड्स के बदले गुड्स भी दे सकते हैं और कोई एक्स्ट्रा कैश भी दे सकते हैं। दिस इज़ द अबाउट essentials of contract of sale. So thank you so much for watching.